जो फर्क हुआ है इस वायरस में, एक तो ये कि इसके संक्रमण, इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो ज्यादा है, ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये ज्यादा इजीली फैलता है। अब मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तो हमारे गले से काफी सारी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, और अगर कोई दूसरा आदमी उसको इनहेल कर ले, अंदर ले जाए, तो उससे उसको वो बीमारी हो सकती है। इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लेकिन कोविड के बारे में ये पाया गया कि दिस वायरस इज इन द एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई गंध होती है, आप किसी नाले के पास जाते हैं, आप कितनी भी कार को बंद कर दें, अंदर बदबू आ जाती है। ये जो चीज है, ये इतने स्मॉल लेवल पे ट्रांसमिट हो रहा है, इतने माइक्रो लेवल पे, कि ड्रॉपलेट की इसको आवश्यकता नहीं है, ये स्मेल की तरह कहीं भी पहुंच जाता है। तो इस वजह से इसकी कम्युनिकेबिलिटी ज्यादा है। आप चल रहे हैं, हो सकता है वॉक कर रहे हैं, और ये पास से उड़ता हुआ आया और आपके नाक में चला जाए और फिर इन्फेक्शन कर दे। तो एक कम्युनिकेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, यंगर क्राउड को इसलिए हो रहा है कि पिछली बार वायरस जब बॉडी में जाता है तो उसका सेल के अंदर जाने का एक प्रोसेस होता है। वो एक गेट के भीतर से घुसता हुआ सेल के भीतर जाकर के सेल पर अटैक करता है। ये जो अंदर जाने की प्रक्रिया है, ये जो अंदर जाने का उसका गेटवे है, लास्ट ईयर जब उसका गेटवे था वो लिमिटेड था। उसने तरीके ढूंढ लिए हैं म्यूटेंट ने कि वो और तरीकों से भी अंदर जा पा रहा है। तो वो ऐसे रिसेप्टर्स पे डिपेंडेंट था लास्ट ईयर, जो कि एडल्ट्स में ही और ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इस बार उसने और तरीके ढूंढ लिए हैं, इसलिए यंगर एज ग्रुप को भी वो अफेक्ट कर पा रहा है। डर ये है कि थर्ड वेव में वो बच्चों के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। यही डर है कि थर्ड वेव में लोग कह रहे हैं बार बार कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप अफेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड फेज में हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर एडल्ट इम्यूनाइज हो रहे हैं, ज्यादातर एडल्ट इन्फेक्ट हो गए हैं। अब वायरस को अगर फैलना है तो एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी इतनी इजीली वायरस को अवेलेबल नहीं है। और उसका भयावह रूप यह है कि भारत में एडल्ट आईसीयू की कमी हो गई थी इस बार, लेकिन बच्चों का आईसीयू तो वैसे ही बहुत कम है। पीडियाट्रिक आईसीयू तो है ना के बराबर है पूरे देश में। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को संभाल पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा है कि इस वायरस के शरीर में जो संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन पनपता है बॉडी में, उसके दो फेज होते हैं। एक फेज होता है जब ये वायरस शरीर में घुस के मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और शुरू के 4-5 दिन उसको लग जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। तब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होकर के इस वायरस को मार देता है। और जब ये वायरस मरता है तो इसका जो शरीर है, इसका जो जिसको हम कहते हैं काकास जो है, जो इसकी बॉडी है, वो वायरल बॉडी जो है वो पूरे शरीर में फ्लोट कर रही होती है। ये जो डेड बॉडी है वायरस की, ये साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करती है। वायरस इज ऑलरेडी डेड। द बॉडी ऑफ द वायरस, द जो बॉडी के जो रक्षक सेल्स हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो शरीर की रक्षा करते हैं, वो इन पे टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी है तो रक्षक सेल का काम है कि उसको खाना, उसको ले जाना, स्कैवेंजिंग करना, जिसको कहते हैं सफाई कर्मचारी है। लेकिन इसको सफाई करते समय, और जब भी वो सफाई करते हैं किसी भी चीज, बैक्टीरिया का, वायरस का, उनके माध्यम से ये जो व्हाइट सेल्स हैं ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं। साइटोकाइन इज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड क्लीनिंग वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी। तो जब ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं, ये साइटोकाइन थोड़ी मात्रा में शुरू में रिलीज होते हैं, मगर वो साइटोकाइन इन वायरल बॉडीज को साफ करने में नाकाम हो जाते हैं। तो फिर व्हाइट ब्लड सेल थोड़ा और साइटोकाइन रिलीज करते हैं, फिर थोड़ा और साइटोकाइन रिलीज, ऐसे करते करते बिल्डअप होते होते स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं। इसलिए स्टॉर्म बनता है क्योंकि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ साइटोकाइन ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में कामयाब हो जाता है उसको साफ करने में,
इस केस में, कोविड के केस में, उस थोड़े से साइटोकाइन से काम नहीं चलता और व्हाइट ब्लड सेल साइटोकाइन पर पैदा करते चले जाते हैं और उस साइटोकाइन से लंग्स और बाकी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इंफ्लेमेशन पैदा हो जाता है।